तो बिफोर वी स्टार्ट टुडे, मैं फटाफट से हमने कल जो जो टॉपिक सीखे थे उसका एक क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि आज अगर आपको वो कल का बेसिक्स नहीं पता तो आज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न इन द लास्ट सेशन। लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद होगा, हमने सबसे पहला टॉपिक जो कवर किया था वो था फेजर्स। अभी फेजर क्या होता है, बाय द वे, जैसे चैप्टर का नाम है एसी सर्किट्स, तो अगर एसी सर्किट्स का स्टडी को सिंप्लीफाई करना है तो वी रिप्रेजेंट अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग वेक्टर्स। और उन दोनों रोटेटिंग वेक्टर में जो एंगल होता है वो हमको कहता है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। रिमेंबर, हम लोग एसी सर्किट्स का स्टडी करने के लिए रोटेटिंग वेक्टर्स का यूज करते हैं, और ये रोटेटिंग वेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट। और उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि एसी करंट या एसी ईएमएफ, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। इसकी वैल्यू जीरो से मैक्सिमम जाती है, फिर वापस जीरो होती है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम होती है, फिर जीरो होती है। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई और in order to make the study of AC circuit simple, we represent alternating current and alternating EMF with the help of rotating vectors। और जो रोटेटिंग वेक्टर्स होते हैं इन दोनों में जो एंगल है वो हमको बताता है फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड EMF। तो हम लोग करते क्या है, वर्टिकल से, दिस इज वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो हम लोग करंट को हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे दिखाते हैं। तो ये आ गया आपका ओमेगा टी एंगल, और ये है करंट का फेजर। और बाय द वे, अगर आपको याद होगा, मैंने कल बताया था द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर गिव्स यू द पीक वैल्यू ऑफ द करंट। एंड ये तो करंट का वेक्टर है। सिमिलरली हम लोग ईएमएफ का वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ईएमएफ का वेक्टर का भी जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ है, वो आपको देगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो लेंथ ऑफ दिस वेक्टर गिव्स यू पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। करंट और ईएमएफ, इन दोनों वेक्टर्स में एंगल है अल्फा, वेयर अल्फा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। पक्का पक्का। और रिमेंबर, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम्स भी ड्रॉ करता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये फेजर क्यों हमने ड्रॉ किए। तो तुमको अगर याद होगा, एसी सर्किट्स में क्योंकि करंट और वोल्टेज मतलब ईएमएफ दोनों ही एसी है, अल्टरनेटिंग है, तो ये हो गया ईएमएफ में भी, ईएमएफ इज अ साइन साइकिल, साइन वेव, और करंट इज आल्सो साइन वेव। ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा नहीं होगा वो देखेंगे, गुड, पर ऐसा हो सकता है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है I0 और ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है E0। तो ये जो मैंने वेक्टर का लेंथ I0 दिखाया, ये वैल्यू है I0, और ईएमएफ का वेक्टर जो है उसका जो लेंथ मैंने E0 दिखाया, दिस इज द वैल्यू E0। लेकिन रिमेंबर ये पीक वैल्यू है, और एज यू सी विथ टाइम, वैसे ये जो थीटा है ओमेगा टी होता है, मतलब विथ टाइम ईएमएफ और करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जीरो भी है, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम है, राइट। तो अगर हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट, तो अगर हमको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे करंट या ईएमएफ का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग प्रोजेक्शन देखते हैं। प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट होता है वो कॉस्ट कंपोनेंट होता है। तो तुमको मिल जाएगा I0 cos ओमेगा टी, और वर्टिकल के अलावा होता है साइन कंपोनेंट, तो ये मिल जाएगा आपको I0 sin ओमेगा टी। ऐसा तुम E0 का कंपोनेंट भी कर सकते हो। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है, देखो मैं वापस बता रहा हूँ, प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ईएमएफ की या करंट की वैल्यू फिक्स नहीं है। ये जीरो से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम होता है, फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम होता है। तो ये जो हमने फेजर ड्रॉ किए, इन फेजर्स का जो लेंथ है वो आपको क्या बताता है? पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मतलब एम्पलीट्यूड। लेकिन एज यू सी यहाँ पे वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, हमेशा थोड़ी कांस्टेंट वैल्यू रहने वाली है। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वैल्यू होती है उसको बोलते हो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो इमेजिन मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग फेजर के कंपोनेंट्स करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज कॉस कंपोनेंट और वर्टिकल इज साइन कंपोनेंट। तो ये हमको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बताते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और करंट, राइट, गुड। तो अभी याद रखना, मैं एज आई टोल्ड यू कि मैं सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ। तो ये हमारा कल का पहला टॉपिक था। तो we represent alternating current and EMF with the help of rotating vectors।
द एंगल बिटवीन देम गिव्स अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। पक्का? द लेंथ ऑफ द वेक्टर्स गिव यू पीक वैल्यू एंड द प्रोजेक्शंस अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल गिव यू इंस्टेंटेनियस वैल्यूज। फिर हमने कल देखा था हमारा पहला टाइप का एसी सर्किट्स। तो कल के लेक्चर में हमारा दूसरा टॉपिक था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट्स में हमने पहला सर्किट देखा था एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ प्योर रजिस्टर। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। मैं अभी फुल फ्लेज डेरिवेशन तो करने वाला नहीं हूँ क्योंकि आज का भी टॉपिक रह जाएगा हमारा। सिर्फ आई विल जस्ट हाईलाइट कि हम लोगों ने कल क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमारे पास है एक रेजिस्टेंस। अब तक जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स तुमने सीखा उसमें अब तक तुम एक रेजिस्टेंस को एक बैटरी या सेल कनेक्ट कर रहे थे, वो था डीसी सोर्स। डीसी सोर्स में वोल्टेज का एक साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, एक हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग करंट भी दिखाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। लेकिन अभी ये पहली बार है जहाँ पे हम लोग एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगाने वाले हैं। अल्टरनेटिंग सोर्स दिखाने के लिए एक सर्कल के अंदर एक साइन वेव दिखाया जाता है। ये आपको घर के इन्वर्टर्स पे भी दिख जाएगा। और यहाँ पे लिख देते हैं ई, ये है रेजिस्टेंस आर। तो हमने एक रजिस्टर को एक एसी सोर्स लगा दिया, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर। गुड। और रिमेंबर, कभी भी हमेशा याद रखना एसी सोर्स में पोलैरिटी कभी दिखाते नहीं है, क्योंकि पोलैरिटी फिक्स होता ही नहीं है। प्लस माइनस चेंज होता रहता है वो। और क्योंकि पोलैरिटी फिक्स नहीं है तो करंट का डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है, तो करंट का डायरेक्शन भी कभी दिखाते नहीं है यहाँ पे। और हमने कल देखा था ये जो ईएमएफ है इसका इक्वेशन हम लेते हैं E0 sin ओमेगा टी, और फिर हम लोग शो करते हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन, हम फुल फ्लैश डेरिवेशन नहीं करने वाले। अगर आपको देखना है कि ये कहाँ से आया तो कल का लेक्चर नंबर 2 आप रिवाइज कर लो। हमने ऐसा शो किया था कि जब हमने रेजिस्टेंस को एसी लगाया तो आई आ गया I0 sin ओमेगा टी, मतलब ईएमएफ भी साइन वेव है और करंट भी साइन वेव है। फिर हमने उसमें से दो कंक्लूजन निकाले थे। हमने बोला था कि बोथ ईएमएफ एंड करंट आर साइन वेव्स, देयर इज नो लीड नो लैग। और फिर इसका मतलब ये भी होता है कि जब करंट की वैल्यू पीक हुई तभी ईएमएफ की वैल्यू भी पीक हुई, जब ईएमएफ की वैल्यू 0 हुई तब करंट की वैल्यू भी 0 हुई। फिर हमने डायग्राम ड्रॉ किए थे। हमने दो टाइप के डायग्राम ड्रॉ किए थे। एक ड्रॉ किया था हमने वेव डायग्राम, यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे करंट और ईएमएफ प्लॉट करेंगे और यहाँ पे हम लोग थीटा या फिर ओमेगा टी प्लॉट करेंगे। फिर अगर आपको याद होगा मैंने बताया था, मैं वापस बता रहा हूँ, कम से कम एक फुल साइकिल ड्रॉ करनी पड़ती है, एक फुल साइकिल। तो एक फुल साइकिल मतलब 2 पाई। तो पहले 0 एंगल, उसके बाद π/2, उसके बाद पाई, उसके बाद 3π/2 और उसके बाद 2 पाई। गुड। और क्योंकि ईएमएफ और करंट दोनों ही साइन वेव थे तो दोनों का वेव फॉर्म ऐसा आता है। सिर्फ ईएमएफ का जो पीक वैल्यू है वो ज़्यादा होता है और करंट का पीक वैल्यू कम होता है। तो करंट का जब ड्रॉ करोगे तो वेव तो वैसे ही आएगा लेकिन पीक वैल्यू कम होगा। तो ये आपको सिर्फ तब मिलता है जब आपने एक एसी वोल्टेज लगाया प्योर रजिस्टर को, तो बोथ आर साइन वेव्स। गुड। अब हमने इसी को या इस सर्किट को फेजर डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट किया था। तो फेजर डायग्राम अगर आप ड्रॉ करोगे तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के अलग अलग तरीके हैं। उसमें से एक आपका टेक्स्ट बुक का मेथड है, वो मैं बता देता हूँ, एक सिंप्लीफाइड मेथड बता देता हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ईएमएफ, ये ईएमएफ का वेक्टर, सॉरी ये करंट का वेक्टर है आई। और क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में, जिस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो, लीड लैग हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, नो लीड नो लैग। तो उस केस में करंट और ईएमएफ दोनों का वेक्टर का डायरेक्शन होता है सेम। तो तुम ऐसा ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे दिखा सकते हो ओमेगा टी। होल पॉइंट इज कि ईएमएफ और करंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। या तो तुम इसी को ऐसा दिखा सकते हो, ये करंट है, दिस इज करंट, और हियर यू कैन शो ईएमएफ आल्सो, बोथ इन द सेम डायरेक्शन, बोथ इन द सेम डायरेक्शन। ये कौन से सर्किट के लिए?
रेजिस्टिव सर्किट के लिए, जिसमें सिर्फ क्या हो, रेजिस्टेंस हो। फिर दूसरे टाइप का सर्किट हमने लिया था, और मैंने तुमको ये भी बोला था कि याद रखना डेरिवेशन के स्टेप्स भी तुमको याद रखने हैं अगर, तो जो मैं अब वापस एक बार बोल रहा हूँ, कल तो पहले से बताया था, आज वापस बता रहा हूँ। अल्टीमेटली जितने भी सर्किट्स हमको स्टडी करने हैं, हमारा एम एक ही है, करंट और ईएमएफ को कंपेयर करना। मतलब हमको दो ही इक्वेशन चाहिए, एक करंट का, एक ईएमएफ का। जब तुम सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हो तो तुम स्टार्ट करते हो ईएमएफ के इक्वेशन से, तुम शो करते हो करंट का इक्वेशन, राइट, डिराइव करते हो। जब तुम एक इंडक्टर लेते हो, मतलब कॉइल, उस केस में तुम स्टार्ट करते हो करंट के इक्वेशन से, तुम डिराइव करते हो ईएमएफ का इक्वेशन। फिर जब तुम कैपेसिटर लोगे तो वापस तुम स्टार्ट करोगे ईएमएफ के इक्वेशन से और डिराइव करोगे करंट का इक्वेशन। तो कल का लास्ट लेक्चर का जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो था एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ प्योर इंडक्टर। जैसे यहाँ पे तुमने रजिस्टर लिया, उस केस में हमने लिया था इंडक्टर। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ प्योर इंडक्टर, और इंडक्टर मतलब बेसिकली कॉइल होता है। तो हमारे पास एक कॉइल है, उस कॉइल के अक्रॉस हमने एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया। तो व्हाट वी हैव इज, यहाँ पे इंडक्टर है और एक अल्टरनेटिंग सोर्स है, ईएमएफ है ई, और यहाँ पे एक इंडक्टर है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है एल। गुड। अब हमने कल ये देखा था कि वी स्टार्ट बाय अज्यूमिंग द इक्वेशन ऑफ करंट। तो हम बोलते हैं लेट आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, और फिर हम शो करते हैं, अभी मैं वो शो नहीं करूंगा, E इक्वल्स टू ई जीरो कॉस ओमेगा टी। फिर ये जो कॉस ओमेगा टी है, इसको हमने लिखा था साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। गुड। और हमारे कंक्लूजन थे कि ईएमएफ और करंट दोनों साइन वेव है। कोसाइन इज आल्सो साइन, कोसाइन साइन ही होता है, सिर्फ लीड लैग होता है उसमें। तो दोनों साइन वेव है, बोथ ईएमएफ एंड करंट आर साइन वेव्स। तुमको लिखना, तुम बोल सकते हो करंट इज अ साइन वेव, ईएमएफ इज अ कॉस वेव, लेकिन कॉस इज नथिंग बट साइन। बट यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, ईएमएफ। जिसमें कॉस हो वो लीड करता है, तो ईएमएफ लीड्स करंट बाय हाउ मच, पाई बाई टू। तो यहाँ पे कौन लीड करता है, ईएमएफ लीड करता है। फिर हमने ये दोनों ग्राफ ड्रॉ किए थे। फिर वही कि कम से कम तुमको 5 पॉइंट लगेंगे एक फुल साइकिल के लिए। एक है 0, एक है पाई बाई टू, एक है पाई, एक है 3 पाई बाई टू, और एक है 2 पाई। पहले ईएमएफ प्लॉट करो, और ईएमएफ प्लॉट अगर तुम पहले कर रहे हो तो ईएमएफ कॉस वेव भूलो मत। ये कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, पाई बाई टू पे 0 होती है, पाई पे नेगेटिव मैक्सिमम होती है, 3 पाई बाई टू पे 0 होती है, फिर वापस से मैक्सिमम होती है। तो यह है कॉस वेव, और ये है E0 पीक वैल्यू। और जो करंट है वो साइन वेव है, करंट है साइन वेव। तो करंट साइन वेव है, मतलब वो ऐसा आएगा। तो करंट ये साइन वेव है, तो वो ऐसा आने वाला है, और ये है I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट। फिर हमने ड्रॉ किया था फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम 3 टाइप से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे यू कैन रिप्रेजेंट बाय 3 टाइप्स। 3 अलग अलग तरीके से तुम फेजर डायग्राम शो कर सकते हो। तो वो डजेंट मैटर रियली, इट्स अप टू यू हाउ डू यू वांट टू शो इट। तो फॉर एग्जांपल ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल लाइन है। अगर मैं करंट को यहाँ दिखा रहा हूँ ओमेगा टी, ये करंट है। इस केस में कौन लीड करता है, ईएमएफ। कौन लैग करता है, करंट। और मैंने आपको बोला था कि जो लीड करता है वो एंटी क्लॉकवाइज में आगे दिखाते हैं। तो लीड कौन कर रहा है, ईएमएफ। और कितने एंगल से लीड कर रहा है, पाई बाई टू। तो जो ईएमएफ का वेक्टर होगा ना, वो तुम पाई बाई टू से आगे दिखाओगे, मतलब इधर दिखाओगे। तो ये आ गया ईएमएफ का वेक्टर। दिस इज वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग। एंटी क्लॉकवाइज में आगे कौन है, ई है, और ई और आई में एंगल कितना है, पाई बाई टू। दूसरा तरीका भी है, मतलब मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट यूज किया। कई बुक्स में फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट यूज करते हैं, तो वो भी ठीक है।
सिर्फ याद रखना जो लीड कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में आगे रहेगा। गुड। तो अभी मैं करंट को अगर यहाँ ड्रॉ कर देता, यहाँ पे करंट ड्रॉ कर देता, ये करंट है, ये करंट है आई, बराबर। तो ईएमएफ मैं कहाँ दिखाता, फिर मैं ईएमएफ यहाँ दिखाता, ये हो जाता है ईएमएफ ई। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा तरीका भी है, जो तीसरा मेथड मैं नॉर्मली वो यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि जो करंट है ना उसको मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेट कर देता हूँ। मतलब मैं करंट को रोटेट करूंगा ही नहीं, मैं किसको रोटेट करूंगा, इसको, ईएमएफ को। अगर ईएमएफ लीड कर रहा है और π/2 से लीड कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा वो, तो ये आ गया ई। तो ये था फेजर डायग्राम फॉर एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ प्योर इंडक्टर। यहाँ तक हमने कल कवर किया था। अब हमारा आज का पहला टॉपिक, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है, मतलब तीसरे टाइप का सर्किट है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। ये अभी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो व्हाट वी विल डू इज, अभी इस केस में हम लोग एक सर्किट लेंगे, उस सर्किट में हम लोग एक एसी सोर्स लगाने वाले हैं और वो सर्किट में सिर्फ एक कैपेसिटर है आपके पास, तो इसलिए एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। तो यू हैव अ कैपेसिटर, यू हैव एन एसी सोर्स। तो ये एसी सोर्स है, ईएमएफ इज ई, एंड देन यू हैव अ कैपेसिटर, यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर है। गुड। एंड यू नीड टू रिमेंबर, कैपेसिटर में से ना, कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स का लेंथ तुम सेम दिखाते हो, याद रखना। ये कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना है, सी। और जैसे मैंने आपको बताया, अप्रोच को सेट कर लो। रेजिस्टेंस के केस में तुमने किसका वेव फॉर्म अज्यूम किया था, ईएमएफ का, और किसका डिराइव किया था, करंट का। इंडक्टर में किसका वेव फॉर्म अज्यूम किया था, करंट का। किसका डिराइव किया था, ईएमएफ का। इधर वापस से हम ईएमएफ का वेव फॉर्म अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक कैपेसिटर है, वो हमने उसको कनेक्ट कर दिया टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ। सो कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी connected, capacity C connected to an AC source of EMF E, right? Good. अब थोड़ा सा तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पता होना चाहिए। नॉर्मली जब तुम कैपेसिटर की बात करते हो तो कैपेसिटर में तुम दो प्लेट दिखाते हो, उसमें से एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज शो करते हो और एक पे तुम नेगेटिव चार्ज शो करते हो। गुड। लेकिन रिमेंबर, ये तब पॉसिबल है जब आपके पास डीसी सप्लाई हो, क्योंकि डीसी सप्लाई में एक प्लेट हमेशा पॉजिटिव होता है और एक प्लेट हमेशा नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक प्लेट को पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव एक प्लेट को नेगेटिव कर देगा। लेकिन एसी के केस में हम कभी चार्जेस नॉर्मली दिखाते नहीं है। क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि पोलरिटी चेंज होता रहेगा। तो ये जो प्लेट्स है इनका भी चार्ज जो है ना वो फ्लक्चुएटिंग है, प्लस माइनस, राइट। तो ऐसे दिखाते नहीं है। तो हम ऐसा करेंगे, एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी भी एक प्लेट पे, दोनों में से किसी भी एक प्लेट पे चार्ज कितना है स्मॉल के साथ मेंशन कर देंगे, राइट। तो कंसीडर Q be the charge on any one of the plates, at a certain instant of time, और बाय द वे, एज आई टोल्ड यू, हम लोग यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करते हैं, किसका वेवफॉर्म अज्यूम करते हैं, ईएमएफ का। तो पहले लिख देता हूँ मैं, लेट E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1। अब ये जो मैं तुमको बता रहा हूँ कि कैपेसिटर के केस में ईएमएफ का वेवफॉर्म अज्यूम करो, रेजिस्टेंस के केस में ईएमएफ करो, इंडक्टर के केस में क्या करो, करंट। ये सिर्फ इसके लिए है टू अवॉइड इंटीग्रेशन। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तीनों ही केसेस में ईएमएफ के इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
सिर्फ फिर क्या होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड आई एम ट्राइंग टू अवॉइड इंटीग्रेशन, मेरे को नहीं करना इंटीग्रेशन, कैलकुलस में मैं डेरिवेटिव यूज करके भी कर लूँगा। तो अभी यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया, जो हमने EMF का सोर्स लगाया उसका EMF कितना है, E0 sin ओमेगा टी, वेयर E0 इज द पीक वैल्यू, ठीक। और फिर हमने क्या बोला कि एक सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दोनों में से एक प्लेट पे कितना चार्ज है, Q, कितना चार्ज है, Q, कितना चार्ज है, Q, रिमेंबर। एंड डू यू ऑल्सो रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको कैपेसिटर्स याद होंगे तो याद है क्या, कैपेसिटेंस इज Q बाई V, क्या होता है, Q बाई V, तो V क्या आ गया, Q बाई C, वेयर Q इज वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, EMF, क्या बोलते हैं, EMF। तो याद रखना इस चैप्टर में और EMI में वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं EMF। सो देयरफॉर ये V के यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, E, तो E इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C, तो Q क्या होगा, C इंटू E। लेकिन ये जो E था वो क्या था, E0 साइन ओमेगा टी, था ना ऐसा, गुड। ये एक चार्ज है। अब मैंने आपको जानबूझ के थोड़ा सा रिवाइज करवाया, मैंने इंडक्टर का छोटा सा पार्ट छोड़ भी दिया रिवीजन, वो मैं अभी करवाऊंगा वैसे, बट द इंटेंशन बिहाइंड रिवीजन वाज दैट यू शुड नो कि हमको दो ही इक्वेशंस को कंपेयर करना है, करंट और EMF। यहाँ पे अगर तुम EMF के इक्वेशन से स्टार्ट करो तो किसका इक्वेशन डिराइव करोगे, करंट का। और हम चार्ज तक तो आ गए। हाउ डू डिफाइन करंट, चार्ज अपॉन टाइम, वेरी गुड। तो वी नो दैट, what do we know, we know that current I is defined as rate of flow of charge, मतलब dq by dt, तो dq by dt। तो बस अगर मुझे करंट का इक्वेशन चाहिए तो मुझे चार्ज के इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो I इक्वल टू डी dt ऑफ q, व्हाट इज q, c E0 साइन ओमेगा t। तो I इक्वल्स टू c कांस्टेंट, E0 कांस्टेंट। अभी c कांस्टेंट क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट और डिस्टेंस। अगर तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है, इट इज A एप्सिलॉन 0 बाई d। हमने प्लेट एरिया चेंज किया क्या कैपेसिटर का, नहीं। हमने दोनों प्लेट का डिस्टेंस चेंज किया क्या, नहीं। तो कैपेसिटेंस क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर। तो E0 भी क्या था, पीक वैल्यू था, EMF का मैक्सिमम वैल्यू तो कांस्टेंट ही होता है ना। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, ओमेगा इनटू कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पे आपको मिल गया ओमेगा C E0 कॉस ओमेगा टी, मतलब यहाँ पे करंट क्या है, कॉस वेव है, क्या है, कॉस वेव। और ये याद रखना आप, ये तुमको काम में आएगा। ये इक्वेशन हमारे बहुत काम का है। चलो एक काम करते हैं, इसको याद तो रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब क्योंकि करंट कॉस पे डिपेंड करता है, तो कॉस भी तो फ्लक्चुएटिंग है ना, मतलब उसकी वैल्यू मैक्सिमम से 0 होती है, फिर मिनिमम होती है, नेगेटिव साइड पे जाती है, मतलब फिर 0 होती है, फिर मैक्सिमम होती है। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस, 1। तो इफ कॉस ऑफ ओमेगा टी इक्वल्स टू 1, देन जो करंट की वैल्यू है वो हो जाएगी मैक्सिमम। और एसी सिग्नल्स में मैक्सिमम वैल्यूज को हम हमेशा पीक वैल्यू बोलते हैं, डिनोट किससे करते हैं, I0। तो जो भी वैल्यू आपको कॉस ओमेगा टी इक्वल टू 1 डालने के बाद मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्या आएगा, ओमेगा C E0, बराबर ना। क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या हो गई 1। तो कॉस के लिए 1 डाल दिया तो क्या आया, ओमेगा C E0। इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन नंबर 3 हमारे बहुत काम का है, उस पर वापस आएंगे। फिलहाल इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3, therefore from equation number 2 and 3 you have I equal to omega C E0, लेकिन omega C E0 क्या है, I0 है। तो I equal to I0 cos omega t। तो मैं इसको लिखूंगा I0 sin of omega t प्लस पाई बाय 2, बराबर। इक्वेशन नंबर 4, गुड। अब इक्वेशन नंबर 1 और 4 को कंपेयर करके हम कुछ कंक्लूजन्स पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आएंगे कंक्लूड तो करेंगे ना। और मैं फ्लो सेम रख रहा हूँ। अगर आपको याद होगा कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो तीन टाइप के, कम से कम 3 टाइप के ऐसी सर्किट है। कौन से, AC वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस, AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ इंडक्टर एंड AC वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। इन तीनों का फ्लो मैं एकदम सेम रखने वाला हूँ, डायग्राम। उसके बाद EMF से स्टार्ट करूंगा तो करंट डिराइव करूंगा, करंट से स्टार्ट करूंगा तो EMF डिराइव करूंगा।
उसके बाद कंक्लूजन्स, उसके बाद डायग्राम्स। तो अभी कंक्लूजन का पार्ट आएगा, लेकिन उससे पहले ये जो इक्वेशन नंबर 3 था, इक्वेशन नंबर 3 ये है, इक्वेशन नंबर 3 ये कुछ बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन देने वाला है हमको। क्या है, I0 इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा सी E0। क्या है वो, ओमेगा सी E0, बराबर, गुड। तो यहाँ से E0 बाय I0, E0 बाय I0 इक्वल टू क्या हो गया, 1 बाय ओमेगा सी। अब मैं काम करता हूँ, E0 और I0 को √2 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैंने डिवाइड कर लिया, E0 बाय √2 अपॉन I0 बाय √2 इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी। व्हाट इज E0 बाय √2, E-RMS, और ये कितना है, I-RMS। ये क्या हो गया, 1 बाय ओमेगा सी, इक्वेशन नंबर 5। अब कोई बोलेगा कि जरूरत क्या है डिवाइड करने की √2 से, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोग पीक वैल्यूज को कंपेयर नहीं करते, हम लोग कंपेयर करते हैं आरएमएस वैल्यू को ओवर अ फुल साइकिल। तो कंपैरिजन करते वक्त कभी भी आरएमएस वैल्यूज ही कंपेयर होते हैं। तो ये एक इक्वेशन मिल गया। अब इफ यू रिमेंबर, ये तो एसी सर्किट है, अगर मेरे पास डीसी सर्किट होता, डीसी सर्किट में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और एक बैटरी लगाते हैं, उसको बोलते हैं ओहमिक सर्किट। क्या बोलते हैं, ओहमिक सर्किट। तो वी नो दैट फॉर एन ओहमिक सर्किट, अगर मेरे पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस होता और रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर मैंने डीसी सप्लाई लगाया होता, तो मुझे पता है ओहम्स लॉ के हिसाब से मुझे क्या मिलता, V बाय आई इक्वल टू आर, V बाय आई इक्वल टू आर, इक्वेशन नंबर 6। तो अगर तुम इक्वेशन नंबर 5 और 6 को कंपेयर करोगे, V मतलब E, I मतलब I, तो V बाय आई मतलब कौन, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे भी V बाय आई मतलब कौन होना चाहिए, रेजिस्टेंस। तो डायमेंशनली हमको ये रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, लेकिन इस सर्किट में रजिस्टर था क्या, नहीं था। तो यहाँ पे रजिस्टर के जैसा कोई क्वांटिटी है 1 अपॉन ओमेगा सी, जो अल्टरनेटिंग करंट को अपोज कर रहा है। जैसे डायरेक्ट करंट को कौन अपोज करता है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं था, लेकिन हमको इक्वेशन में डायमेंशनली ऐसा कुछ मिल गया जो रेजिस्टेंस के डायमेंशन रखता है। तो ये जो रेजिस्टेंस डायमेंशन रखता है 1 बाय ओमेगा सी, ये किसको अपोज करेगा, अल्टरनेटिंग करंट को, राइट, करेक्ट। और इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, हमने इंडक्टिव सर्किट में भी देखा था, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, कल देखा था हमने, वहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। So from equation number 5 and 6, from equation number 5 and 6, we can say that 1 upon omega c is analogous to, analogous मतलब सेम दिखने वाला, analogous to resistance। Therefore 1 upon omega c offers resistance to, किसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रेजिस्टेंस टू विच करंट, AC करंट, एंड इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इंडक्टर के केस में क्या हुआ था हमने, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड इज डिनोटेड बाय, जैसे तुमने इंडक्टिव के केस में XL लिखा था, यहाँ पे लिखोगे XC, 1 अपॉन ओमेगा सी। वहां पे XL था ओमेगा L, यहाँ पे XC है 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ इंटू सी। तो यू हैव XC इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। बहुत काम की चीज है ये। क्यों काम की है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो आगे जाके जो हम लोग और एक सर्किट देखेंगे, रेजोनेंट सर्किट, उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि तुमको ये याद है क्या कि इंडक्टिव रिएक्टेंस वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो ये काम में आएगा आगे, पक्का, गुड। तो यहाँ तक क्लियर, बहुत सिंपल है, मैं इतना रिवाइज कर देता हूँ। इस केस में
हम लोगों ने कैपेसिटर के अक्रॉस एक ईएमएफ को लगा दिया, अल्टरनेटिंग सोर्स को, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी से स्टार्ट किया। फिर हमने बोला कि एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम किसी भी एक प्लेट पे चार्ज कितना है Q, और V क्या होता है Q बाई सी, यहाँ पे V को क्या बोलते हो E, तो E क्या हो गया Q बाई सी, तो Q क्या हो गया C इंटू E, लेकिन E क्या था E0 साइन ओमेगा टी, तो Q क्या बन गया C E0 साइन ओमेगा टी। और करंट चाहिए तो क्या करोगे, डेरिवेटिव लोगे, तो dq बाई डी टी, डेरिवेटिव ले लिया तो तुमको मिल गया C E0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, तो ये करंट का इक्वेशन बन गया। अब करंट का इक्वेशन कॉस पे डिपेंड करता है, तो जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो उसको 1 लिख दिया। तो ये जो बचा ओमेगा सी जीरो, उसको क्या बोल दिया, पीक वैल्यू ऑफ करंट I0। पक्का पक्का, गुड 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 गुड। तो तुमको मिल गया I इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस I/2। फिर हमने जो इक्वेशन देखा था 3, यहाँ से समझ में आया कि E0 बाई I0 इज 1 बाई ओमेगा सी, मतलब ERMS बाई RMS, IRMS इज 1 बाई ओमेगा सी। लेकिन ये तो रेजिस्टेंस होता है, इस सर्किट में तो रेजिस्टेंस था नहीं। इसका मतलब इस सर्किट में कुछ ऐसा है जो अल्टरनेटिंग करंट को अपोज कर रहा है, और वो जो कुछ भी है वो किसने ऑफर किया, कैपेसिटर ने। तो उसको क्या नाम दे दिया तुमने, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। गुड। अब हमारे कंक्लूजन्स पे आएंगे हम लोग। तो कंक्लूजन में तुम वापस बोल सकते हो कि बोथ आर साइन वेव्स, या तो तुम बोल सकते हो व्हाट इज अ साइन वेव हियर, ईएमएफ, और करंट क्या है, कॉस वेव। करंट क्या है, कॉस वेव। तो नंबर 1, इन दिस केस ईएमएफ इज अ साइन वेव, but current is a cos wave, इसलिए जिस जो कॉस होता है वो लीड करता है। यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, करंट, और लैग कौन कर रहा है, कितने डिग्री से, 90 डिग्री, मतलब π/2 रेडियन। सो करंट लीड्स EMF बाय π/2 रेडियंस। हो गया। कंक्लूजन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम्स। तो नाउ इट इज टाइम फॉर अस टू ड्रॉ डायग्राम्स। बहुत लोगों को ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, पर ये एक्चुअली बहुत सिंपल है, सभी सिंपल है। सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रॉपरली माइंड मैप बनाने पड़ेंगे, स्मूथ जाना चाहिए एकदम, ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप फिर ये स्टेप। तो अभी ये डायग्राम्स में हम लोग पहले ड्रॉ कर लेंगे वेव फॉर्म्स। और मैंने तुमको अभी भी बोला था कि अगर तुमको वेव प्लॉट करना है तो 5 पॉइंट तो तुमको लगने वाले हैं, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। 5 पॉइंट क्यों, क्योंकि एक वेव पूरा होने के लिए 5.5 एंगल लगता ही है। इस केस में कौन साइन था, EMF, कौन कॉस था, करंट। तो EMF अगर आप प्लॉट करोगे ना EMF, तो EMF ऐसा दिखेगा, क्योंकि साइन 0 0, साइन ऑफ π/2 मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, E0 पीक वैल्यू, और ये नीचे आ जाएगा -E0, नेगेटिव साइड का पीक, -E0 बराबर। और करंट क्या है, कॉस है, करंट क्या है, कॉस है, तो करंट इज अ कॉस वेव। करंट ऐसा आएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस I0 पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ये आ जाएगा -I0। हो गया, डन, गुड गुड। फिर उसके बाद क्या ड्रॉ करोगे, फेजर डायग्राम। अभी हम ड्रॉ करेंगे फेजर डायग्राम। तो लेट अस ड्रॉ फेजर डायग्राम। अगेन फेजर डायग्राम 3 डिफरेंट तरीके से ड्रॉ हो सकता है, तो तीनों बता देता हूं मैं। सबसे पहले कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, वो बताओ। करंट इज लीडिंग, EMF इज लैगिंग। करंट इज लीडिंग, EMF इज लैगिंग। तो करंट इज लीडिंग, EMF इज लैगिंग। तो मैं अगर EMF यहां दिखाता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो मैं अगर EMF को फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो कर रहा हूं, EMF को,
ये ईएमएफ है। तो करंट लीड कर रहा है ना, करंट लीड कर रहा है कि नहीं? तो करंट यहाँ आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये आ जाएगा आपका करंट आई। कितने से लीड कर रहा है? 90 से। ओके, और ये एंगल हो जाएगा ओमेगा टी। ये एक तरीका है। दूसरा दूसरा ये कौन लीड कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? करंट। अगर करंट को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रहा हूं, अगर मैं करंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखा रहा हूं, तो मुझे ईएमएफ को फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो लीड करता है वो 90 डिग्री से आगे चलेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज में आगे आएगा। ऐसा भी चलता है। और एक तरीका है जो मैंने आपको बोला, जो मैं नॉर्मली प्रिफर करता हूँ, वो अभी अगले टॉपिक में तुमको समझेगा कि मैंने मेरे अलग से मेथड्स क्यों रखे हुए हैं, बताता हूँ तुमको। वो ज़्यादा आसान पड़ता समझने में। तो मैंने क्या बोला था कि जो करंट है उसको हमेशा कहाँ रखोगे? अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल। ईएमएफ लीड कर रहा है तो ईएमएफ एंटी क्लॉकवाइज में आगे, लैग कर रहा है तो पीछे, तो पीछे तो ये पीछे, क्योंकि ये लैग कर रहा है। करंट लीड कर रहा है तो ईएमएफ लैग कर रहा है, तो ये आ गया ई। ये ज़्यादा आसान तरीका है। तीनों में से कोई भी एक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, पक्का पक्का। तो ये था आपका कौन सा सर्किट? एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ कैपेसिटर। अब हम लोग तीनों एक सर्किट में लगा देंगे, क्योंकि टोटल सात सर्किट है, 7। अभी प्रॉब्लम ये है, मैं बताता हूँ कि इशू क्या है यहाँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको सेम सर्किट में करंट को नो लीड नो लैग करवाना है, मतलब इन फेज रखना है। कभी कभी उसी सर्किट में हमको रिक्वायरमेंट होता है कि करंट को लीड करवाना है, कभी कभी उसी सर्किट में रिक्वायरमेंट होता है कि करंट को लैग करवाना है। तो क्या हम तीन तीन सर्किट डालेंगे क्या? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर? नहीं। कभी कभी ये भी हो सकता है कि मुझे सर्किट में सिर्फ एल और आर चाहिए, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, कैपेसिटर नहीं चाहिए। कभी कभी हो सकता है कि मुझे एक सर्किट में सिर्फ आर और सी चाहिए, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, इंडक्टर नहीं चाहिए। तो मैं क्या एक ही डिवाइस पे ऐसा 5-5 सर्किट लगाते बैठूंगा? नहीं, तो हम एक ही लगाते हैं। हम क्या करते हैं, हम इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं। तो अगला टॉपिक होगा एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। हमारा अगला टॉपिक है एसी वोल्टेज अप्लाइड, और ये बहुत फेमस सर्किट है एलसीआर। ये तुमको आगे वापस एक बार सीखना है इसी चैप्टर में, लास्ट टॉपिक। एसी वोल्टेज अप्लाइड, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर। इसको बोलेंगे एलसीआर सर्किट। अब थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स, बहुत अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को। वैसे मैंने दिया है डायग्राम, लेकिन फिर भी एक बार और समझ लो। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इस सर्किट में एक इंडक्टर लगा देते हैं। इंडक्टर मतलब कॉइल होता है। तो इस सर्किट में हम सबसे पहले एक इंडक्टर लगा देंगे, कॉइल, फिर लगा देंगे एक कैपेसिटर, फिर लगा देंगे एक रजिस्टर। तो ये हो गया इंडक्टर, जिसका इंडक्टेंस है एल, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एल। फिर लगा देंगे यहाँ पे एक कैपेसिटर, जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है सी, और लगा देंगे एक रजिस्टर, जिसका रजिस्टर का वैल्यू है आर। और ये सीरीज कॉम्बिनेशन को लगा देंगे हम लोग यहाँ पे एक सोर्स ऑफ ईएमएफ विच इज ई। गुड। अब थोड़ा सा तुमको डीसी सर्किट याद होना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको याद होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको बोला था कि अगर सर्किट में मेरे पास एक ही रेजिस्टेंस है, तो जो मैं बैटरी लगा रहा हूँ सर्किट में, सेल लगा रहा हूँ, उस सेल का पूरा एनर्जी कौन यूज करने वाला है? वो अकेला एक रेजिस्टेंस, जिसको तुम पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हो। और पोटेंशियल ड्रॉप क्यों होता है? क्योंकि रेजिस्टेंस चार्जेस को मूव नहीं होने देता है, अपोज करता है, मतलब वो करंट को अपोज करता है। तो करंट को सर्कुलेट करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ सेल और अ बैटरी।
अगर उसी सर्किट में दो रेजिस्टेंस होते, दो, और मैंने एक बैटरी लगाई होती, तो बैटरी का एनर्जी कौन कौन यूज करता? दोनों रेजिस्टेंस, मतलब दोनों के अक्रॉस क्या होता? पोटेंशियल ड्रॉप। और तुमने इक्वेशन भी लिखा था, V इक्वल टू V1 प्लस V2, तीन होता तो V1 प्लस V2 प्लस V3, चार होता तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। यहाँ भी सेम लॉजिक है। अगर मेरे पास एक AC सप्लाई है जो मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन के अलॉन्ग लगाया है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या EMF होगा अक्रॉस इंडक्टेंस, उसको क्या बोलूँगा? EL। अक्रॉस कैपेसिटर को क्या बोलूँगा? AC। और उसको क्या बोलूँगा? ER। तो E इक्वल टू क्या आएगा? EL प्लस AC प्लस ER। नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आ सकता है, यहाँ पे E इक्वल टू EL प्लस EC प्लस ER आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि जब तुम V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख रहे थे तब DC सोर्स था और तब सिर्फ रेजिस्टेंस था। DC में कोई लीड लैग नहीं होता है, करंट और वोल्टेज हमेशा इन फेज होते हैं। यहाँ पे EL और AC मतलब इंडक्टर और कैपेसिटेंस के अक्रॉस इन फेज है क्या? नहीं। एक केस में लीड कर रहा है EMF, एक केस में लैग कर रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में हमको एडिशन करनी पड़ेगी। अब हम स्केलर फॉर्म में एडिशन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख मत देना, डायरेक्ट लिख दिया तो गए 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 गए। इसका मतलब तुमको AC सर्किट्स कुछ समझा नहीं। आई एम सॉरी, आई एम वेरी ऑनेस्ट। मेरे को नहीं लगता कि अगर आप ऐसा डायरेक्ट लिखते हो तो तुमको कुछ भी समझा है। अब ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमको थोड़ा थोड़ा समझा है, और उसको फिक्स करने के लिए इधर ही मैं कुछ छोटे छोटे वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा। देखो ऐसा है, जो मैं तुमको बोला मेरे नोटेशन में, मैं करंट को हमेशा कहाँ रखता हूँ? हॉरिजॉन्टल पे। कहाँ रखता हूँ? हॉरिजॉन्टल। तो रखूंगा, वैसे ही रखूंगा मैं। बराबर। अब अगर EMF नो लीड नो लैग है, रेजिस्टेंस के केस में लीड लैग होता है क्या? नहीं होता ना। तो मैंने EMF को भी वहीं दिखा दिया। तो यू सी कि EMF और करंट दे आर इन द सेम डायरेक्शन, नो लीड नो लैग। और अगर कैपेसिटर के अक्रॉस की बात करूं तो कौन लीड करता है? करंट लीड करता है। कौन लैग करता है? तो ये EMF यहां दिखाऊंगा नीचे। बराबर बराबर। लेकिन ये E तो अक्रॉस रेजिस्टेंस था ना, ER, और ये अक्रॉस कैपेसिटेंस है ना, तो EC। और इन केस ऑफ इंडक्टर कौन लीड करता है? EMF। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? EL। देखो आपके बुक में दिया हुआ है, नोट्स में है क्या? ऐसा सर्किट डायग्राम के अंदर ही दिया हुआ है डायरेक्ट। बराबर। यहाँ तक एकदम क्लियर होना चाहिए। एकदम क्लियर है यहाँ तक? पक्का? श्योर श्योर, गुड। देन अब इस केस में अगर हमको इक्वेशंस चाहिए ना, तो हम लोग थोड़ा सा हमारा मेथड चेंज करेंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे? डायग्राम, फिर EMF का फॉर्म या फिर करंट का फॉर्म, फिर EMF का फॉर्म लिया तो फिर क्या डिराइव कर रहा था मैं? करंट। और क्या कर रहा था? कंपेयर। यहाँ भी वैसा नहीं करेंगे, यहाँ हमको वेक्टर्स की करनी पड़ेगी। तो हम लोग वेक्टर फॉर्म देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं। कंसिडर a source of alternating EMF applied to a series combination of inductor, pure inductor, capacitor and resistor। ठीक है? पक्का? तो ये जो E था ये अप्लाइड EMF है, और ये जो हर एक के अक्रॉस EMF है, तो लेट EL बी द EMF अक्रॉस इंडक्टर, EC be the EMF
across capacitor ER with the EMF across resistor, और इस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट भी तो होगा, उस करंट को बोलता हूं I, RMS करंट इन द सर्किट। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का 100% श्योर। Therefore, do you know Ohm's law? V equal to IR, तो E equal to IR, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन IR किसके लिए? ER के लिए, मतलब EMF अक्रॉस रेजिस्टेंस के लिए। हाँ सही है। व्हाट विल बी EC? I इंटू XC, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में रेजिस्टेंस जैसा कौन बिहेव कर रहा था? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो करंट इंटू रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इक्वेशन नंबर 2। एंड EL, व्हाट विल बी EL? I इंटू XL, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस जैसा कौन बिहेव कर रहा था? XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो पहले 3 इक्वेशन हमने लिख दिए। अब इसके आगे हमको वेक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और इसके आगे देखो ऐसा है, मैंने तुमको अभी बोला, मैं थोड़ा तुमको और डिटेल समझा देता हूँ। इशू ये है कि जब तक तुमको एक एक पॉइंट नहीं पता, तब तक तुमको समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। इफ यू लुक, ये जो EC था, EC वो किस पे डिपेंड करता है? XC पे, और XC क्या होता है? ओमेगा C, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी, और EL क्या है? IXL, और XL क्या है? ओमेगा L, और ओमेगा क्या है? 2 पाई F। ठीक, तो अल्टीमेटली द होल पॉइंट हियर इज कि ये जो EC है ये फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन रखता है, और जो EL है वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है। बराबर? इसका मतलब ये होता है कि जब मैं सर्किट का फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा तो दोनों चेंज होंगे। बराबर? सही है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं तो EC कम हो रहा है और EL बढ़ रहा है। तो टोटल तुम्हारे पास 3 केस बनेंगे। अब एक केस ऐसा होगा जिसमें EL की वैल्यू EC से बड़ी होगी, EL ग्रेटर देन EC, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। दूसरा केस ऐसा होगा जहां पे EL इज लेस देन EC। बराबर? तीसरा ऐसा होगा जहां पे EL इज इक्वल टू EC। बराबर? अगर EL इक्वल टू EC बन गया, EL अगर इक्वल टू EC बन गया, तो तुम देखोगे, अभी मैं दिखाऊंगा विद हेल्प ऑफ डायग्राम्स। EL इक्वल टू EC आ गया ना, तो उस केस में सर्किट बन जाता है रेजिस्टिव। मतलब वो ऐसा बिहेव करता है कि ना उसमें इंडक्टर है ना उसमें कैपेसिटर है, वो बन जाता है सिंपलेस्ट केस, AC वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर। और अगर EL की वैल्यू EC से ज़्यादा है तो उस केस में EMF लीड करता है, तो सर्किट बिहेव्स लाइक इंडक्टिव। और अगर EL की वैल्यू EC से कम है तो वो कैपेसिटिव जैसा बिहेव करता है, उसमें करंट लीड करता है। अब वो कैसे बता रहा हूँ मैं बताता हूँ, वाई आई एम सेइंग बताता हूँ मैं। देखो ऐसा है, जो मेरे नोटेशन थे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि मेरे नोटेशन थोड़े अलग है। वो इसलिए थे, मैंने हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग हमेशा हमेशा क्या रखा है? करंट। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस के केस में करंट और EMF में लीड लैग होता है क्या? होता ही नहीं है, नहीं होता ना। मतलब यही डायरेक्शन किसका है? ER का। किसका है ये? ER का। किसका है ये? ER का। किसका है ये? ER का। तो करंट और ER का डायरेक्शन क्या है? सेम है। अगर मेरे पास इंडक्टिव सर्किट होता तो इंडक्टिव में कौन लीड करता है? EMF। बराबर? तो EMF लीड करता है, तो ये हो जाएगा EL। क्या हो जाएगा ये? EL, क्योंकि करंट और EL में कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री। और अगर मेरे पास कैपेसिटिव सर्किट होता तो कौन लीड करता? करंट। कौन लैग करता? EMF। कितने से लैग करता? 90 डिग्री से। तो ये कौन आता? E। लेकिन कौन सा E? EC। सही है। अब एज आई टोल्ड यू 3 केस बनते हैं, उसमें से एक केस है, मैं एक ही केस डिस्कस करूंगा, टाइम मिला तो दूसरा भी करेंगे, नहीं तो दूसरा विल बी होमवर्क फॉर यू। इसमें केस 1 वेयर EL इज ग्रेटर देन EC, और मैंने डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आई वाज वेरी केयरफुल। ये देखो, EL का वेक्टर बड़ा है, EC का वेक्टर छोटा है, जानबूझ के ड्रॉ किया वैसा मैंने, राइट।
तो यहाँ पे EL इज ग्रेटर देन EC, EL इज ग्रेटर देन EC। अच्छा, अब फिलहाल इस वेक्टर को भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों की बात करो। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर है इन अपोजिट डायरेक्शन, तो उनका एडिशन होता है कि सब्ट्रैक्शन होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, बराबर। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, उसका डायरेक्शन क्या होगा? EL का डायरेक्शन, क्योंकि जो बड़ा वेक्टर है उस डायरेक्शन में। तो ये हो गया रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है? EL माइनस EC का। किसका? EL माइनस EC, बराबर। तो तुम्हारे पास तीन वेक्टर थे, ER, EC, EL। इसमें से तुमने पहले किसको सॉल्व किया? EL और EC को। और EL और EC को रिजॉल्व करके, मतलब उसका रिजल्टेंट फाइंड करके क्या मिल गया तुमको? EL माइनस EC, बराबर, हाँ कि ना? तो अभी मैं क्या करूंगा? अभी मैं ऐसा करूंगा, EL, 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 EL और EC, इनका काम हो गया, भूल जाओ, हो गया ना काम, क्योंकि वो दोनों का रिजल्टेंट आया ना, EL माइनस EC, तो उसको हटा दिए। तो यही डायग्राम, ये नीचे वाला डायग्राम है, कुछ अलग नहीं है, इट्स द सेम थिंग। पक्का पक्का क्या? श्योर श्योर क्या? 100%? गुड। तो ये छोटे छोटे चीज़ें बहुत मैटर करती है। मैं बार बार बोल रहा था कि भैया वेक्टर्स पे ध्यान दो, और मैंने तुमको क्रैश कोर्स चालू किया तभी बोला मैंने कि मैं ऐसा कोई भी चैप्टर कभी भी चालू कर दिया वैसा नहीं होता है। मुझे जो आगे पढ़ाना है मुझे पता है, ये पढ़ना चालू करूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू करूँगा, ग्रेविटेशन चालू करूँगा, वेक्टर्स तुमको पता नहीं, तो कैसे सॉल्व होगा? समझेगा ही नहीं, फिर बोलोगे फिजिक्स समझ में ना आए तो फिर कैसे करेंगे? यू हैव टू नो दिस, लिंक है वो, दो साल पहले उसी का अभी लगने वाला है। अभी ये दो वेक्टर है कि नहीं? अब बताओ मेरे को, दो वेक्टर अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होता है? डायगोनल, है ना? हाँ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे अलोंग द डायगोनल, राइट। लेकिन वेट, अभी मैंने तुमको ये जो करंट दिखा था ये तो बस अपने समझने के लिए था। वैसे आइडियली ये कौन है? ER। ये ER है, ये कौन था? EL। ये कौन था? EC। और ये कौन था? इन दोनों का रिजल्टेंट। ये EL माइनस EC, ये ER, मतलब ये भी EMF, ये भी EMF। तो दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिजल्टेंट भी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। दो वेलोसिटी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है? वेलोसिटी। तो मुझे बताओ, दो EMF का रिजल्टेंट क्या आएगा? EMF। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल EMF, E, बराबर, गुड। अब थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा सब कुछ चलता है वेक्टर्स के ऊपर। तो ऐसा है, इस केस में ये आ गया डायग्राम तुम्हारा रिजल्टेंट का। इस केस में ये जो वेक्टर है, क्या मैं इस वेक्टर को यहाँ रख सकता हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स रख सकता हूँ, बराबर। फिर तुमको यहाँ पे ये याद है क्या कि ये डायरेक्शन करंट का था? इस केस में एंटी क्लॉकवाइज में कौन आगे चल रहा है? EMF। तो हु इज लीडिंग? EMF। तो ये सर्किट जिसमें EL ग्रेटर देन EC है, इट बिहेव्स लाइक अ इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि EMF लीड्स एंड करंट लैग्स। लेकिन EMF इज नॉट लीडिंग बाय π/2, इट इज लीडिंग बाय सम अदर एंगल। पक्का पक्का? गुड, श्योर, 100%। और वेल बाय द वे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? है। उसमें से ये साइड कौन है? E, और ये साइड कौन है? ER, और ये सामने साइड कौन है? EL माइनस EC। तो मैं पाइथागोरस हम लगा सकता हूँ क्या? हाँ, तो बताओ क्या आएगा? E स्क्वायर इक्वल्स टू ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर, बराबर। और मैंने स्टार्टिंग में ही ER, EL, EC इसके लिए ही लिखा था, इसी के लिए लिख के रखा था मैंने। देखो लिखा था क्या मैंने? व्हाट इज ER, IR। तो ये जो ER है ना, इसको हम लिख देंगे IR, तो बन जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर। तो E स्क्वायर इक्वल्स टू I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस व्हाट इज EL, IXL, और ये आ गया IXC इसका स्क्वायर। I बाहर आ गया, तो A स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे? I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर। इसमें से I स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉमन।
आई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। और अगर रूट लेता हूँ रूट, तो ई इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर, बराबर। अब नॉर्मली अगर मेरे पास ओहमिक सर्किट होता, मतलब जहाँ पे मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूँ, तो ई इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई आर। इंडक्टिव होता तो क्या लिखते हैं, आई एक्सएल। और कैपेसिटिव होता तो आई एक्स सी। मतलब ई इक्वल टू आई तो सही है, उसके बाद या तो आर आता, क्योंकि एक्स और एक्स सी नहीं होता, और अगर आर और एक्स सी नहीं होता तो क्या होता, आई एक्सएल। और अगर आई और एक्सएल नहीं होता तो क्या होता, आई एक्स सी। लेकिन यहाँ पे तीनों आ गए, आने भी चाहिए थे क्योंकि सर्किट में तीनों थे, है ना। तो ये पता है कौन है, दिस क्वांटिटी इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट टू एसी करंट। इसको बोलते हैं इम्पेडेंस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इम्पेडेंस। तो सिर्फ रेजिस्टेंस ने अपोज किया होता तो रेजिस्टेंस, इंडक्टर ने अपोज किया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर ने अपोज किया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तीनों ने मिलकर किया तो क्या, इम्पेडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पेडेंस। तो ये जो क्वांटिटी है ना, द क्वांटिटी under root of r square plus xl minus xc square represents the total resistance offered to the AC current and is known as क्या बोलते हैं इसको, इम्पेडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इम्पेडेंस, राइट। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग Z से, एंड इज डिनोटेड बाय Z, डिनोटेड बाय कैपिटल Z। बट देयरफॉर ये जो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर है, इसको इसके आगे से हम लोग बोलने वाले हैं इम्पेडेंस Z। ठीक, गुड। और ये जो ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल से पहले तो मैं एक काम करता हूं, इसको यहां तो रखता हूं। पहले मुझे बताओ फ्रॉम दिस ट्राइंगल, तो फ्रॉम डायग्राम व्हाट इज tan अल्फा, विच साइड बाय विच साइड, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, विच इज द अपोजिट साइड, EL माइनस EC, और एडजेसेंट क्या है, ER। तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, राइट। या फिर व्हाट इज EL, IXL, व्हाट इज EC, IXC, व्हाट इज ER, II कैंसल। तो tan अल्फा इक्वल टू XL माइनस XC बाय R, ये भी लिख सकता हूँ। पक्का, गुड, श्योर 100%। ये तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है, हम तो अभी शुरुआत ही है। गुड, और इजी है यार, मैं बार बार हर बैच में बोलता रहता हूँ, अरे फिजिक्स इजी है, अरे फिजिक्स इजी है, अरे इजी है, पढ़ना पड़ता है। लेकिन पेरेंट्स ने मस्त खाने की थाली ऐसा रख दी तुम्हारे सामने, खाना तुमको पड़ेगा ना। उठाओ, एफर्ट्स डालो और खाओ। तो मैंने तुम्हारे आगे सब रख दिया, अभी तुमको रिवाइज करना है जाके, ये हो गया। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे जो नोट्स में नहीं है, लेकिन जो पता होगा तो CET लेवल के क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो टोटल E था, टोटल E, ये IZ आया कि नहीं, आया कि नहीं, ये आया ना। तुमने तो लिखा, तुमने तो बोला ये कौन है, इम्पेडेंस, और उसको डिनोट किससे किया, Z से, तो इसको IZ लिख सकते हैं ना। वेरी गुड। और ये जो EL माइनस EC था, ये पता है क्या है, IXL माइनस XC, IXL माइनस XC। और ये ER क्या है, ER क्या है, ये ER IR। ठीक, तीनों में I है क्या कॉमन, हाँ, तो कॉमन है तो कॉमन फैक्टर हटा दो, ये Z बन गया, मतलब ये इम्पेडेंस बन गया। और ये भी हटा दो तो ये रिएक्टेंस बन गया, और ये भी हटा दो तो ये रेजिस्टेंस बन गया, बराबर। इसको बोलते हैं इम्पेडेंस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको, इम्पेडेंस
ट्राइंगल, इम्पिडेंस ट्राइंगल, ये बहुत काम की चीज है, यू विल नीड दिस। पक्का, गुड। अब मैंने आपको बोला था कि हमको टोटल 7 टाइप के सर्किट देखने हैं, 7 में से एक था AC कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस, वो हो गया। एक था AC कनेक्टेड टू कैपेसिटर, वो भी हो गया। एक था AC कनेक्टेड टू इंडक्टर, वो भी हो गया। एक हो गया LCR। 3 बाकी रह गए। अब वो 3 बाकी रह गए तो वो भी यहाँ से आ जाएंगे। अब देखो, नंबर 1, केस 1, अगर मैं ऐसा मान लूँ, और इक्वेशन याद रखना, इक्वेशन ये याद रखना, E इक्वल्स टू आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अगर मैं मान लेता हूं कि XC की वैल्यू क्या है, 0, अगर XC की वैल्यू 0 है, तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगा आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। मतलब सर्किट में सिर्फ कौन है, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, इसको बोलते हो LR सर्किट। क्या बोलते हैं, LR सर्किट। तो ये हो गया आपका 5वां सर्किट। सिमिलरली केस 2, अगर मैं XL की वैल्यू 0 मान लेता हूं, इसकी 0 मान ली XL, तो E इक्वल टू आ जाएगा आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL के लिए 0, तो कौन बचेगा, XC स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है ना, तो XC स्क्वायर बराबर। तो इसको पता है क्या बोलते हैं, RC सर्किट। क्या बोलते हैं इसको, RC सर्किट बराबर। 6 हो गए। 7वां है LC, वो अलग से टॉपिक ही है तुमको, LC ऑसिलेशन का। पक्का, गुड, श्योर। तो आज के लिए सफिशिएंट है, कल मैं इसके आगे कंटिन्यू करूंगा। इतना कम से कम रिवाइज करके आओगे तो अगला टॉपिक तुमको समझेगा, विच इज पावर इन एन AC सर्किट। तो इतना पता होगा तो कल का टॉपिक समझ में आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे।